दोनों का मकसद एक, दुनिया को रोशन करना, लेकिन रास्ते एकदम अलग। निकोला टेस्ला का ऑल्टरनेट करंट का आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी था कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता था। तब थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला का मजाक उड़ाया और बोला, क्या तुम अमेरिकन ह्यूमर, अमेरिकन मजाक को नहीं समझते? जहां पे एडिसन के पास पैसा, इन्वेस्टर्स का नेटवर्क था, वहां पे निकोला टेस्ला अकेले खड़े थे। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पे काफी अंधेरा हो, इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित हो। फिर आए वो दो शख्स, एक थॉमस एडिसन, एक अमेरिकन हीरो, दूसरा निकोला टेस्ला, एक इमिग्रेंट जीनियस। दोनों का मकसद एक, दुनिया को रोशन करना, लेकिन रास्ते एकदम अलग, तरीके एकदम अलग। और यही रीजन बना इस सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक राइवलरी का कारण। एडिसन और टेस्ला दोनों ने ही दुनिया को रोशन किया, लेकिन दोनों के तरीके एकदम अलग थे। एडिसन एक मंजे हुए बिजनेसमैन थे, एक बिजनेसमैन की तरह सोचते थे और एग्जीक्यूट करते थे। पेटेंट्स के ऊपर बेइंतहा फोकस रखते थे, चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। इलेक्ट्रिसिटी और इससे जुड़े बिजनेस को पूरी तरह से कंट्रोल चाहते थे। दूसरी तरफ था निकोला टेस्ला, जो पूरी दुनिया के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी चाहता था। थॉमस एडिसन जहां पे एक तरफ शॉर्ट डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरी तरह से फोकस थे, दूसरी तरफ निकोला टेस्ला ऑल्टरनेट करंट के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एकदम तैयार थे। निकोला टेस्ला चाहते थे इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस हो, फ्री हो, दुनिया का हर शख्स की एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी तक मुफ्त में हो। निकोला टेस्ला का ऑल्टरनेट करंट का आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी था कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता था, स्केलेबल और बहुत दूर तक ट्रैवल करता था। निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन के अंडर काम किया तक डीसी जनरेटर्स के अंदर मैसिव इंप्रूवमेंट्स करे थे, लेकिन जब काम पूरा हो गया तो टेस्ला गए एडिसन के पास अपना रिवॉर्ड मांगने के लिए। तब थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला का मजाक उड़ाया और बोला, क्या तुम अमेरिकन ह्यूमर, अमेरिकन मजाक को नहीं समझते? और यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी राइवलरी। निकोला टेस्ला का विजन जो थॉमस एडिसन एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और निकोला टेस्ला निकल पड़े बिना किसी पैसे, बिना किसी जान पहचान के अपने ऑल्टरनेट करंट की तरफ। शुरुआत में ये सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन था, एसी वर्सेस डीसी कौन सा बेटर है, पर धीरे धीरे ये हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल गया और धीरे धीरे इसके अंदर पॉलिटिक्स, पैसा, ईगो तीनों चले गए और ये इतनी बड़ी राइवलरी बन गई जिसमें कई जानवरों की बलि दी गई। डीसी करंट जहां पे सिर्फ एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता था, वहां पे एसी करंट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक बिना किसी लॉस के ट्रेवल कर सकता था। एसी करंट हर सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज करता था, तभी हम कहते हैं इसको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला करंट। इसकी वजह से एसी का वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से बहुत कंफर्टेबली ऊपर या नीचे करा जा सकता था। जहां पे एडिसन के पास पैसा, इन्वेस्टर्स का नेटवर्क था, वहां पे निकोला टेस्ला अकेले खड़े थे। थॉमस एडिसन ने डीसी करंट को पूरी दुनिया के लिए नया स्टैंडर्ड बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स का जाल बिछाना शुरू भी कर दिया था, और निकोला टेस्ला अब भी सड़कों पर थे। बट एक शख्स आया जिसको निकोला टेस्ला के विजन में दम नजर आया, और उसका नाम था जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। ये वो इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने एसी के ऊपर अपना ट्रस्ट किया और एसी करंट को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए सबसे पहली इन्वेस्टमेंट थी। निकोला टेस्ला अपने एसी करंट में इतने ज्यादा इन्वेस्ट हो चुके थे कि उन्होंने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को अपने पेटेंट्स तक बेच दिए। अब ये साइंटिफिक लड़ाई कॉर्पोरेट लड़ाई में बदल चुकी थी। इस कॉर्पोरेट लड़ाई में एक तरफ एडिसन का पूरा बिजनेस हाउस था, उनकी ईगो लाइन पर थी, और दूसरी तरफ निकोला टेस्ला बैक्ड बाय जॉर्ज वेस्टिंगहाउस थे। एडिसन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा चाहते थे, निकोला टेस्ला हर किसी के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी चाहते थे। अब हर सिटी, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर पेटेंट एक बैटलफील्ड बन चुका था। 1890 के आसपास माहौल काफी हद तक टेस्ला के पक्ष में झुक चुका था। लोगों को ऑल्टरनेट करंट के फायदे नजर आने लगे थे, लोग ऑल्टरनेट करंट की बातें करने लगे तो धीरे धीरे ये चीज फैलने लगी थी, और इस चीज ने थॉमस एडिसन की ईगो को बुरी तरह से हर्ट कर दिया था। वो बेइंतहा बेचैन हो रहे थे, क्योंकि थॉमस एडिसन के लिए ये सिर्फ करंट की बात नहीं थी, ये उनकी इज्जत की बात थी। साइंटिफिक वर्ल्ड में थॉमस एडिसन एक रेस्पेक्टेबल नाम था, और यहाँ पे वो पूरी तरह से गलत प्रूफ होने का खतरा नहीं उठा सकते थे। उनका बिजनेस हाउस, उनके पेटेंट्स सब खतरे में थे। और इसके बाद थॉमस एडिसन ने वो रास्ता चुना जो साइंस के अगेंस्ट डर को पैदा करता है। उन्होंने न्यूज़पेपर से बड़ी बड़ी हेडिंग छपाई, एसी से मर गए 2 लोग, डेंजरस करंट एंटर्स होम, ऐसी ऐसी हेडलाइन छपाई। लेकिन जब न्यूज़पेपर वालों को असलियत पता लगी तो उन्होंने इस प्रोपेगेंडा में एडिसन का साथ देने से मना कर दिया। इसके बाद थॉमस एडिसन प्रोपेगेंडा को लेके खुद मैदान में कूद पड़े। उन्होंने फेयर के अंदर ऑल्टरनेट करंट की डेंजरस, खतरनाक चीज दिखाने के लिए बेहद भयानक डेमोस किए। एक कुत्ते को करंट से मारा, एक घोड़े को करंट से मारा,
एक बिल्ली को करंट से मारा और लोगों को यह दिखाया ऑल्टरनेट करंट कितना ज्यादा डेंजरस है। अगर जानवर मर सकते हैं तो आदमी भी मर सकते हैं। हद तो तब हो गई जब टॉपसी नाम का एक हाथी एक फेयर में ऑल्टरनेट करंट से मारा गया, यह दिखाने के लिए कि जब हाथी भी मर सकता है तो सोचो इंसान की हालत क्या होगी। थॉमस एडिसन को मैसेज सिर्फ एक देना था, एसी करंट इज लीथल। और ये सिर्फ पब्लिक को नहीं, इन्वेस्टर्स और पॉलिटिशियंस को भी ये शो दिखाए जा रहे थे। उनको ये बताया जा रहा था डोंट लीन टुवर्ड्स ऑल्टरनेट करंट डीसी से बहुत ज्यादा डेंजरस है। और इसके साथ साथ थॉमस एडिसन प्रमोट कर रहे थे एक और चीज, डेथ चेयर। इलेक्ट्रिक करंट यानी एसी करंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं खतरनाक क्रिमिनल्स को मौत की सजा देने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट करंट बहुत ज्यादा लीथल और डेंजरस है। गेम अलग ही लेवल का ब्रूटल हो चुका था। लोग बोलते थे ही गॉट वेस्टिंग हाउस्ड, इसका मतलब ऑल्टरनेट करंट से मारा गया। साइंस बैक सीट पर थी और साइंस के नाम पर फियर मॉन्गरिंग बिल्कुल टॉप पर चली गई थी। ये गेम टेक्नोलॉजी और ऑल्टरनेट करंट डीसी करंट से बाहर निकल के पॉलिटिक्स और मार्केटिंग में जा चुका था। बीच में एक ऐसा टाइम आया जब जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने भी टेस्ला के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, बट स्लोली स्लोली दोनों ने अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट किया और वेस्टिंग हाउस ने पूरी तरह से इन्वेस्ट किया टेस्ला के ऊपर। और इस पार्टनरशिप का असली टेस्ट हुआ 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेयर में, दुनिया का पहला ऐसा फेयर जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस था। यहां पर 2.5 करोड़ लोगों ने एक जादू देखा। 100 किलोमीटर से लंबी तारें बिछाई गई, 10 लाख से ज्यादा बल्ब्स को ऑल्टरनेट करंट से एक साथ जलाया गया। थॉमस एडिसन भी इसका कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे, बट ओपन मार्केट में यह कॉन्ट्रैक्ट जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने जीता था। इसके बाद थॉमस एडिसन की बेहद बुरी तरह से हार हुई थी। उनको हार एक्सेप्ट करनी पड़ी थी, बट अब भी थॉमस एडिसन की ईगो आड़े आ रही थी। टेस्ला की थ्योरी साइंटिफिक वर्ल्ड में पूरी तरह से एक्सेप्ट करी जा चुकी थी। लोगों ने इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन देख भी लिया था, लेकिन थॉमस एडिसन का प्रोपेगेंडा अब भी चालू था। अब नेचर खुद डिसाइड करने वाली थी असली विनर। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी फॉल नायग्रा फॉल्स, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट बनाना था और इस इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को 35 किलोमीटर दूर बफेलो शहर में इलेक्ट्रिसिटी देनी थी। डीसी करंट इनिशियल फेज में बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि 35 किलोमीटर दूर तक डीसी करंट ट्रेवल ही नहीं कर सकता था। यहां पे इस मोमेंट के बाद जैसे बुफेलो शहर के अंदर पहला बल्ब जला ऑल्टरनेट करंट से, टेस्ला अनडिस्प्यूटेडली जीत चुका था। ऑल्टरनेट करंट पूरी दुनिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन चुका था। पूरा बुफेलो शहर एसी करंट की रोशनी में नहा उठा था। यूएस ने ऑफिशियली ऑल्टरनेट करंट को एक्सेप्ट कर लिया था। डीसी करंट गिनी चुनी जगह पर रह गया था। वॉर ऑफ करंट ऑफिशियली खत्म हो चुका था। टेस्ला का दिया हुआ स्टैंडर्ड आज भी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। बट आपको लगता होगा टेस्ला थॉमस एडिसन से आगे निकल गए। जी नहीं, टेस्ला की जिंदगी में अब भी अंधेरा था। जिंदगी के आखिरी दिनों में टेस्ला अब अंधेरे कमरे में अकेले बैठ के पक्षियों को दाना डालते थे और अपनी डायरी में कुछ कुछ लिखते रहते थे। वहीं पे दूसरी तरफ थॉमस एडिसन एक आइकन बन चुका था। उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज थी, कंपनीज थी, पेटेंट्स थे। वो आज भी एक अमेरिकन हीरो थे। आज जब आप अपने घरों में स्विच ऑन करते हो, लाइट ऑन होती है, वाईफाई इस्तेमाल करते हो, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो आज काम हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, ये सब निकोला टेस्ला के विजन की देन थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।